हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज से हम अपने चैनल के अंतर्गत हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य की सभी प्रकरणों पर प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाले हैं। आज सबसे पहला प्रैक्टिस सेट जो है वो वर्ण और ध्वनि पर है। इसी प्रकार व्याकरण के सभी प्रकरण और साहित्य के सभी प्रकरण सभी पर 25-25 क्वेश्चनों के प्रैक्टिस सेट आएंगे, जिनके द्वारा आप अपना आंकलन कर पाएंगे कि आप 25 में से कितने मार्क्स अचीव कर पाते हैं। फिर सभी का आंकलन करने के बाद आप देख पाएंगे कि आप अपने हिंदी में चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो या फिर आउट ऑफ टीचिंग हो, सभी में आप हिंदी की ग्रामर को देखते हैं, उन सब में आपका लाभ होगा। और हिंदी भाषा के शिक्षक बनने के लिए आपको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी लेक्चरर या नेट, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसलिए साहित्य या भाषा का विस्तृत अध्ययन करने के उपरांत आपको आवश्यकता होती है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस चैनल पर आपको सभी भाषा और साहित्य से संबंधित सभी प्रकरणों पर प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। तो आइए आज हम आरंभ करते हैं अपने पहले चैप्टर वर्ण और ध्वनि से। इस वीडियो के अंतर्गत आपको 25 प्रश्न मिलेंगे, जिनका उत्तर मेरे द्वारा दिया जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर पहले लिख लीजिए और जब मेरे द्वारा बता दिया जाए तो उसको चेक कर लीजिए। और लास्ट में एक 26वां क्वेश्चन होगा जो आप लोगों के लिए होगा। आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। अब यहां पर कुछ कंफ्यूजन होता है कि आखिर क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें जाननी होंगी कि सबसे पहले होती है भाषा की सार्थक इकाई। भाषा की सार्थक इकाई जिसे शब्द कहते हैं। एक होती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसे वर्ण कहते हैं, और एक है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई में ध्वनि होता है। तो यहां पर जो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, हमारे पास जो ऑप्शन है वो शब्द है। शब्द होगा नहीं क्योंकि वो सार्थक इकाई को कहा जाता है। व्यंजन, स्वर ये नहीं होंगे। वर्ण ऑप्शन है। यदि ध्वनि होता तो आप कंफ्यूज होते कि लिखित के लिए हम टिक करें या फिर मौखिक के लिए। तो सिर्फ वर्ण लिखा है तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। वर्णमाला कहते हैं शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला जो होती है, जिसमें हम जानते हैं कि 52 वर्ण है हमारे हिंदी के अंतर्गत, इन सबको मिलाकर संख्या 52 होती है। उस प्रकार जो उनका व्यवस्थित समूह है, इन 33 में भी हम देखते हैं कि अंतःस्थ है, स्पर्श व्यंजन है, परंतु एक व्यवस्थित समूह में है। तो इस प्रकार वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठे ध्वनियां हैं। अब कंठे ध्वनियों की बात करने से पहले हमें जानना होगा व्यंजनों के बारे में। हम जानते हैं कि स्पर्श व्यंजनों की बात करें जिनकी संख्या 25 है और जिनको 5-5 करके 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है क वर्ग जो कंठे ध्वनि वाला है, फिर है च वर्ग तालव्य ध्वनि, फिर ट वर्ग मूर्धन्य ध्वनि, फिर त वर्ग दंत ध्वनि और प वर्ग ओष्ठ ध्वनि। तो इस प्रकार 5 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। जो क है, क, ख, ग, घ और अंग, ये आपके कंठी ध्वनियां हैं जो क से स्टार्ट होती है। तो ये पहली ऑप्शन में है, तो आपका आंसर ए होगा। साथ साथ हम जान लेते हैं च के भी पांचों वर्ण जो हैं, च, छ, ज, झ और ञ। फिर ट, ठ, ड, ढ और अण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ
और म। तो इन सभी को आप ध्यान रखिएगा। ये जो पहला है ये कंठ ध्वनियां होती है, कंठ से निकलती है यूं। उसके बाद जो च है ये तालव्य वर्ग होता है। ट आपका मूर्धन्य, त आपका दंत्य और प आपका ओष्ठ। ये 5 वर्गों में आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। इनको ध्यान रखिएगा, आगे भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। अभी अभी हमने देखा मूर्धन्य व्यंजनों की बात की, जो हमारा ट वर्ग था वो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है। और ट के जो 5 वर्ण हैं वो है ट, ठ, ड, ढ और अण। तो यहां पर देख लेते हैं, इसमें नहीं है, ये नहीं है, ट और ड यहां पर है, तो सी आपका सही होगा। निम्न में अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो वर्णमाला के अंतर्गत अल्प प्राण और महाप्राण दो कैटेगरीज में वायु के आधार पर उनके बोलने की तीव्रता के आधार पर रखा गया है। तो आप इसको भी अवश्य देख लें। और महाप्राण, तो यहां पर जो अल्प प्राण है, तो सबसे पहले तो आपके सभी स्वर, उसके बाद आपके जो 5 वर्ग थे उनमें से 5 वर्गों में से पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। उसके बाद जो आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं वो य, र, ल और व। ये जो आपके हैं सभी स्वर, पहला तीसरा पांचवा वर्ग के व्यंजन और य, र, ल, व, ये सभी अल्प प्राण में आते हैं। उसके बाद जो 5 वर्गों में से दूसरा और चौथा वर्ण है और ऊष्म व्यंजन जो आपके श, जो आपका तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये आपके महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो आप इनको ध्यान रखिएगा, इन तरह के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि सभी स्वर, हाँ अ और आ ये कोई ठीक है। उसके बाद ये पहला है और ये तीसरा है, इसमें 2 ऑप्शन ठीक हो रहे हैं, बी, और ये आपका दूसरा है और ये चौथा है, फ दूसरा है और भ चौथा है। तो ये दोनों आपके महाप्राण की ध्वनियां हैं और ये अल्प प्राण की ध्वनियां हैं, तो इसमें 2 ठीक हैं। निम्न में नासिकीय व्यंजन कौन सा है। अभी अभी हमने जब पीछे स्पर्श व्यंजनों को देखा, उनके 5 वर्गों की बात की, तो 5 वर्ग में जो क, च, ट, त और प, जो इनका 5वां व्यंजन होता है, जिसमें क में अंग, च में य, ट में अण और त में न और प में म, ये जो 5 हमारे वर्ण हैं ये हमारे नासिक कहलाते हैं। विशेषकर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनको हम अनुस्वार में बदलते हैं, ये नासिक कहलाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कौन सा है। श तो नहीं है मूर्धन्य, य है, ग नहीं और च नहीं, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। नासिक नहीं, नासिक अभी अभी हमने बात की है पिछले में कि जो 5 वर्ग के 5वां वर्ण है वो नासिक होता है, तो नासिक तो नहीं होगा। मूर्धन्य में हमारा ट वर्ग आ जाता है पूरा, ये भी नहीं होगा। और ओष्ठ में हमारा प वर्ग आ जाता है, ये नहीं होगा। कंठ तालव्य, अ और ऐ जो स्वर है वो कंठ और तालव्य की सहायता से बोले जाते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अभी हमने पहली बात की थी कि 11 स्वर के साथ साथ 2 अयोगवाह आते हैं, और वो कौन से होते हैं। इसमें हमारा अनुस्वार, जिसको हम इस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं, और दूसरा हमारा विसर्ग, जिसमें हमारा ये चिन्ह होता है। तो इन दोनों चिन्हों की पहचान करें। अंग और अह जो है हमारे, वो अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अह हमारा विसर्ग बोला जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। यदि हम द्वित्व व्यंजन की बात करें तो द्वित्व व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जब शब्द में एक ही वर्ण 2 बार मिलकर प्रयुक्त हो।
उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा वर्ण जो है एक शब्द में 2 बार आता है लगातार। तो यहाँ पर पुनः में ऐसा कोई वर्ण नहीं है, ना ही इलाहाबाद में है। दिल्ली में ल वर्ण जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसी को द्वित्व व्यंजन कहेंगे। और उत्साह में भी नहीं है। अगर हम बात करें पक्का शब्द की, तो पक्का में का वर्ण जो है वो 2 बार आ रहा है, तो इसमें भी द्वित्व व्यंजन हुआ। श, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी व्यंजन नहीं, क्योंकि प्रकंपी व्यंजन तो र को बोला जाता है। स्पर्शी व्यंजन हमें पता है कि 25 होते हैं, जो 5 वर्गों में विभाजित हैं। संघर्षी व्यंजन, हाँ, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं और इन्हीं को ऊष्म व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें ऊष्मा ज्यादा निकलती है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हमारे जो तालव्य वर्ग के 4 वर्ण हैं, पहले च, छ, ज और झ, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी है। अब नवीन विकसित ध्वनियों की बात करें, जो ऊ है स्वर हमारा, फिर ए और औ स्वर हैं, और श हमारा तालव्य और दंत श, ये तीनों के तीनों हमारे पहले से ही वर्णमाला में है, मानक रूप अपनाए हुए हैं। परंतु ख और ग जिनमें नुक्ता लगा है, ये हमारी नवीन विकसित ध्वनियां हैं, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? अभी हमने अल्प प्राण और महाप्राण की बात की है, तो अभी हम जान लेते हैं कि घोष और अघोष, घोष को सघोष भी बोला जाता है, और साथ ही साथ हम देखते हैं कि अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो हमारे 5 वर्ग हैं, उसका सबसे पहले सभी स्वर, उसके बाद 5 वर्ग के जो अंतिम 3 वर्ण होते हैं, तीसरा, चौथा और 5वां, ये घोषी होते हैं। और उसके बाद जो हमारे अंतःस्थ हैं, य, र, ल, व, और साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन है ह, ये भी इसमें शामिल हो जाता है। तो ये हम इनका ध्यान रखिएगा, ये घोष या सघोष बोले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे 5 वर्ग में पहला और दूसरा वर्ण है, और हमारे ऊष्म व्यंजन में जो हमारा तालव्य श है, मूर्धन्य श और दंत श, ये हमारे अघोष वर्ण होते हैं। ये हमारे, तो यहां देख लेते हैं, घोष वर्ण की बात की गई है, तो घोष में जो ख है वो दूसरा होता है, तो दूसरा तो अघोष में चला गया। च हमारा पहला होता है, ये भी अघोष में चला गया। म हमारा 5वां होता है, 5वां हमारा घोष वर्ण में है, तो ये हमारा ऑप्शन होगा। ट और ठ, हमारा ठ दूसरा होता है, तो ये भी हमारा अघोष में चला गया। तो सिर्फ म हमारा है जो 5वां वर्ण होता है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण की बात करें तो ख, ध और फ हमारी वर्णमाला में है, जो मानक रूप अपनाए हुए हैं, परंतु फ आगत है अरबी और फासा से, तो ये हमारा मानक नहीं है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क, ग, ज, फ, इनमें नुक्ता लगा है सभी में, ध्यान से देखिएगा। किसकी ध्वनियां हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, या फिर दक्षिण भाषाओं की? आपको बता दूं, नुक्ते वाली सभी ध्वनियां जो हैं वो अरबी और फारसी की हैं। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये आसान सा सवाल है, सभी को पता भी होना चाहिए कि जो हमारी वर्णमाला है उसमें वर्णों की संख्या 52 है, तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के? नहीं, जो मूल स्वर हैं हमारे वो 4 हैं, अ, ई, उ और री। उसके बाद जो स्वर हैं वो संयुक्त या दीर्घ स्वर होते हैं, इन्हीं का दीर्घ रूप लेके या संयुक्त स्वर होते हैं। तो मूल स्वर की बात करें तो इतने हैं। घोष वर्ण अभी हमने पीछे जाना, घोष वर्ण क्या होते हैं? अक्षर ध्वनि संयुक्त वर्ण में आती है, क्योंकि अक्ष को संयुक्त किया गया है, क, धन, मूर्धन्य श, धन, अ, या फिर हम लिख सकते हैं कि क, धन, श, ये भी कर सकते हैं। तो यदि वर्ण विच्छेद करेंगे पूरी तरह से तो ये होगा, और यदि यहाँ वर्ण देखें आधा क है और श पूरा है, तो संयुक्त वर्ण कहलाता है श। हिंदी शब्दकोश में अक्षर का कर्म किसके बाद आना है? किसके बाद आता है? तो हम देखें कि जो अक्षर की हमने अभी बात की किससे मिलके बना है, तो क, धन,
श से, तो वर्णमाला में भी क के बाद ही आएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। य वर्ण किन वर्णों के संयोग से या योग से बना है? किन वर्णों के योग से बना है? तो देख लेते हैं। ग जो है ज, हलंत, धन, य, धन, अ, या बात करें ज, धन, य की, तो यहां पर देख लेते हैं ज और य, यहां पे हलंत होना चाहिए था, तो ये नहीं होगा, हलंत इसमें है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अघोष वर्ण कौन सा है? अभी अभी हमने जब घोष की बात कर रहे थे तब अघोष भी देखे थे कि पहला और दूसरा प्रत्येक वर्ग का वर्ण अघोष होता है। उसके बाद ऊष्म व्यंजन में या स्पर्शी व्यंजन में बात कर रहे थे हम तालव्य श की, मूर्धन्य श की और दंत श की, ये जो है हमारे अघोष थे। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, हमारा दंत श दिया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। घ का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान से मतलब हमने स्टार्टिंग में ही पूरे जब पांचों वर्गों का एक्सप्लेनेशन किया, उसमें हमने देखा था कि कंठ ध्वनि के अंतर्गत जो 5 वर्ण हैं, कौन कौन से? क, ख, ग, घ, अंग। तो ये जो 5 वर्ण हैं हमारे, ये कंठ है, उच्चारण के स्थान पे है, कंठ से इनका उच्चारण होता है, तो घ ध्वनि क्या है? कंठ ध्वनि है। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त की बात करनी है, ढ़, ये तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ट वर्ग में आता है, और उसको द्विगुण व्यंजन की बोलते हैं, क्योंकि जो मूर्धन्य व्यंजन में आता है वो ये होता है, इसमें नुक्ता लगा है तो द्विगुण व्यंजन होता है। ज्ञ, इसको भी हम पढ़ के आ रहे हैं कि जो ज और य से बना है यही संयुक्त व्यंजन होता है। अंग जो क वर्ग का है, कंठ से बोला जाता है, ई हमारा स्वर है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? नहीं पर जरूर फोकस कीजिएगा। यदि हम दंत वर्ण की बात करें तो दंत वर्ण त वर्ग होता है, और त वर्ग त, थ, द, ध और न, ये 5 वर्ण हैं जो हमारे जो दंत वर्ग में आते हैं। इसमें देख लेते हैं, त तो इसमें है, द भी है, न भी है, ट नहीं है, क्योंकि जो ट है वो आता है हमारा मूर्धन्य में। तो यही हमारा ऑप्शन ठीक होगा। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार? नहीं, हम अभी देखकर आ रहे हैं कि अनुस्वार अंग को बोला जाता है, जिसको हम इस तरह भी लिखते हैं। अंतहस्थ? नहीं, अंतहस्थ के 4 वर्ण हैं, कौन कौन से? य, र, ल और व, ये अंतहस्थ व्यंजन होते हैं। अयोगवाह? अयोगवाह के अंतर्गत हमें पता है कि 2 वर्ण आते हैं, एक तो आता है आपका अनुस्वार और दूसरा जो है वो है विसर्ग, जिसको हम इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, जिनके अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। अक्ष वर्ण किसके योग से बना है? इसको हम एक्सप्लेन करके आ चुके हैं कि क और श के योग से बना है अक्ष, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम स्वरों की बात करें, कंफ्यूजन कर देता है सवाल, क्योंकि कुछ लोग 11 मानते हैं और कुछ 11 + 2 13 को मान लेते हैं, परंतु हमने बताया कि 2 जो हैं ये अयोगवा हैं, ये स्वर नहीं हैं, तो यहां पर 11 ही संख्या होगी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वर है? ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आपको देना होगा। तो कौन सा स्वर नहीं है? क्या अ, उ, ए या अय? इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आप इसी प्रकार ये भी बताइएगा कि 25 में से आपने कितने प्रश्न आपके सही गए हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।